मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। चलिए आज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। उन्हीं तथ्यों तक और जानकारियों तक हम लोग सीमित रहेंगे। पहले जान लीजिए कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जो है जैव या अजैव किसी भी तरह का घटक हो, उसकी संरक्षा जो है वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? या तो व्यक्तिगत रूप से, या संगठन के द्वारा, या सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा करना। और एक जो उद्देश्य है, जिन संसाधनों का विनाश हो गया है उसकी पुनर्प्राप्ति करना। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारी अलग अलग संधियां हुई जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। पहला जो इसमें है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, और इसे ही कहते हैं बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, BTWS, ठीक है, या फिर इसे BWC भी कहेंगे। इसमें जो है 1972 में इस पर हस्ताक्षर 193 देश के द्वारा किया गया था, लेकिन यह संधि जो है प्रभावी हुआ 1975 में। बायोलॉजिकल वेपन का अर्थ होता है जैसे कि कोई बैक्टीरिया या वायरस को छोड़ देना, उसे अस्त्र के रूप में प्रयोग करना। इससे हजारों लोग जो हैं, लाखों लोग रोगग्रस्त हो सकते हैं और उनकी मृत्यु हो सकती है। उसी को कहा गया है बायोलॉजिकल वेपन्स। तो ऐसा किसी देश को भी नहीं करना है। इस संधि में यही है कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी 2000, इस पर जो हस्ताक्षर हुए 16 मई 2000 को, और यह जो प्रभावी हुआ 2003 में हुआ। इसमें 103 देश ने हस्ताक्षर किया है। अगला ये केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है, BWC आप पढ़ ही चुके हैं। केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है आपका CWC शॉर्ट में है, और ये लागू हुआ 1997 से। और इस पर जो हस्ताक्षर पहले से शुरू हो गए थे 1993 से ही, और कुल 165 देश अब तक हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन लागू हुआ है 1997 से। तो उत्तर जो भी आएगा तो कब से लागू हुआ है वही आएगा प्रश्न, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है आपका है CTBT, कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका नाभिकीय परीक्षण से संबंधित जो भी था, हर रूप को जो है इसमें प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखा गया था। और इस पर जो समझौता हुआ था 10 सितंबर 1996 को 170 देश द्वारा साइन भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, इफेक्टिव नहीं हुआ है, प्रभावी नहीं हुआ है। कारण यह है कि चीन, USA, भारत, इजराइल, पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों ने अब तक साइन नहीं किया है। भारत का कहना है कि यह संधि जो है भेदभावपूर्ण है, कुछ देशों को विशेषाधिकार देता है। भारत का डिमांड इसमें है CTBT में कि जो है पूरी तरह से परमाणु हथियारों को समाप्त किया जाए पूरी दुनिया से, ठीक है। तो अभी तक तो नहीं आपका लागू हो पाया है, देखिए कब लागू होता है। चलिए आइए, कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज, CCMLR, ठीक है। अंटार्कटिका जो साउथ में आपका एक महादेश है, बर्फीला महादेश है, ठीक है, वहाँ के फ्लोरा और फौना को, यानी कि वहाँ पर जो भी आपका पेड़ पौधा है, जीव जंतु हैं, सभी को संरक्षित करने के लिए CCAMLR संधि किया गया। और यह संधि जो हुआ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हुआ 1980 में। इसका एक हेडक्वार्टर भी बनाया गया है, वह होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में। इसके वर्तमान में 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है सील मछली को भी संरक्षण देना है जीव जंतुओं के साथ, ठीक है। आइए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर जो चर्चा हुई थी रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन में 1992 से, और यह लगातार 1 साल तक चर्चा हुआ। उसके बाद यानी कि सम्मेलन तो तुरंत खत्म हो गया था, चर्चा बाद में चलता रहा, और 1993 में इस पर हस्ताक्षर हुए। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हस्ताक्षर करने वाले जो देशों की संख्या है वो 196 है, और इसकी 2 पूरक संधियां हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और दूसरा नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। 2010 को जैव विविधता वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म,
दूसरे शब्दों में जब जेनेटिक तरीके से किसी उत्पाद में सुधार किया जाता है तो उसके व्यापार को विनियमित किया जाता है ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान नहीं हो। यानी कि मान लीजिए कोई भी जेनेटिक रूप से परिवर्तित चाहे फसल हो या फिर कोई जीव हो, तो उसका आयात निर्यात वैश्विक व्यापार जो है इतनी आसानी से नहीं होगा जब तक कि ये कन्फर्म नहीं हो जाए कि पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है या मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। इसके बाद ही जो है आपका इसकी अनुमति दी जाती है। 12 जनवरी 2015 से नागोया प्रोटोकॉल लागू हुआ। यह आईची जैव विविधता के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। आईची जो है आप समझ लीजिए कि जापान में अवस्थित है। यह एक जो है आपका प्रांत है जापान का जिसकी राजधानी जो है नागोया है। एक का नाम नागोया प्रोटोकॉल रख दिया गया और दूसरा जो है आपका आईची। ठीक है, तो आईची जैव विविधता का लक्ष्य जो है आपका, इसमें जो है 5 मुख्य टारगेट किए गए हैं, 20 गौण टारगेट किए गए हैं ताकि जैव विविधता को के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और इसका जो ड्यूरेशन था 2011 से 2020 था। तो जो नागोया प्रोटोकॉल है वो आईची जैव विविधता में जो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त करने में मदद करेगा। और यह जो है 2015 में लागू हुआ है, 12 जनवरी 2015 को। वास्तव में आईची जो आपका लक्ष्य है, जैव विविधता के लक्ष्य जो हैं, उससे जो है IUCN के द्वारा जारी किया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN जो रेड डाटा बुक बनाता है, इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है टारगेट 9 में जो आपका कहा गया है तेज़ी से खत्म होने वाले प्रजातियों की रक्षा। ठीक है, जो 20 गौण टारगेट है उसमें टारगेट 9 में तेज़ी से खत्म होने वाले प्रजातियों की रक्षा, टारगेट 11 में मुख्य जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान। इसके बाद है टारगेट 12 प्रजातियों का संरक्षण। इन 3 टारगेट को कर लीजिएगा, बाकी को करने का नहीं ज़रूरत है। FAO इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स 1985। ठीक है, तो आप जानते हैं FAO का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पेस्टिसाइड के यूज से भी आप जानते हैं कि पर्यावरण को भारी नुकसान होता है, इसलिए इसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि नियम कानून बना दिया गया कि किस ढंग से जो है आप पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे। ये बना 1985 में। FAO का मुख्यालय जो है रोम है। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ये आपका 1992 में बना है। ठीक है, न्यूयॉर्क में 1992 के रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन में इससे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इसका जो मुख्यालय बनाया गया है न्यूयॉर्क में बनाया गया है। इसी में जो था आपका एजेंडा 21 भी था। रियो सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है, अर्थ समिट, ये पहली बार हुआ था। और जो एजेंडा 21 स्वीकार किया गया था रियो सम्मेलन में, उसमें धारणीय विकास और प्रदूषण पर रोकने के लिए जो कुछ 21 पॉइंट्स दिए गए थे, इसके लिए इसका नाम है एजेंडा 21। जो रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, उसमें जो भी प्रस्ताव जो है आपसी सहमति हुए थे उस पर अंतिम रूप से जो है 165 देशों ने हस्ताक्षर किया 1994 तक। ठीक है, यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी तथ्यों पर सहमति हुई। अगला जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में UNFCCC। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का संधि के अंतर्गत यह फैसला लिया गया था कि जो है बैठक होगा हर वर्ष, जो भी इस पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। तो उसी के तहत जो है 1997 में पहला बैठक क्योटो में हुआ था। इसे COP1 कहा गया। COP1 का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। और जो एक सबसे आपका इम्पोर्टेंट है वो पेरिस संधि है। ठीक है, यहाँ पर COP21 हुआ था, यानी कि 21वां बैठक हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का।
यह 22 अप्रैल 2016 को इस पर हस्ताक्षर अंतिम रूप से हुए, लेकिन प्रभावी हुआ 4 नवंबर 2016 को। पेरिस समझौते में क्या कहा गया? इसमें यही कहा गया कि जो औद्योगिकरण के पूर्व इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था 18वीं सदी के अंत में, उससे पूर्व आप जानते हैं कि वैश्विक जो टेम्परेचर था, तापमान था, एवरेज टेम्परेचर था, वो कम था। तो जितना भी टेम्परेचर उस समय था उससे अधिकतम जो है 2 डिग्री अधिक तक रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। बाद में इसे 1.5 डिग्री कर दिया गया। ठीक है, कि आप लोग को कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री तक ही रखें, 1.5 डिग्री तक। ये पेरिस जो है COP21 से संबंधित है, 2016 में इस पर फाइनली जो है हस्ताक्षर हुए। ठीक है, 2 डिग्री और 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री, ये दोनों को थोड़ा सा जो है आपको क्लियर रखना है। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है उस पर हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। कुछ और जो है एग्रीमेंट्स, उस पर पहले हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं। यह पेज थोड़ी देर बाद फिर से आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। भारत वाले इसी पेज से हम लोग जो है शुरू करेंगे। पहले रामसर साइट को हम लोग समझ लेते हैं। रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट, ये जो है रामसर नाम का एक शहर जो है ईरान में है। विश्व के आर्द्र भूमियों से संबंधित, कि जहाँ जहाँ आर्द्र भूमि है जैव विविधता के केंद्र होते हैं, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित एक समझौता हुआ था रामसर में 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, यही कारण है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, और यह लागू हुआ था 21 दिसंबर 1971 को। ठीक है, यानी कि लगभग 8-10 माह के बाद लागू हुआ था। कुल मेंबर्स उस समय जो हस्ताक्षर करने वाले थे 171। मई 2018 का एक जो आंकड़ा है उसके अनुसार रामसर साइट कितने हैं पूरे विश्व में? रामसर साइट में आर्द्र भूमि, ठीक है, यह 2331। भारत में दिसंबर 2020 तक कुल 42 आर्द्र भूमि हैं। ठीक है, रामसर साइट्स जिसका नाम है। सबसे बड़ा आर्द्र भूमि जो है वेम्बनाड आर्द्र भूमि है केरल में, ये सब इम्पोर्टेंट है। सबसे छोटा रामसर आर्द्र भूमि है रेणुका वेटलैंड है, यह है हिमाचल प्रदेश में। और सबसे पुराना जो है चिल्का और केवलादेव, ये उड़ीसा में चिल्का, केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में है, दोनों आर्द्र भूमि में शामिल है। ये देखिए उत्तर भारत के कुछ आर्द्र भूमि है। ठीक है, उसको ध्यान से देखिए, नंबरिंग भी किया गया है। इस नंबर में कौन सा आर्द्र भूमि कहाँ है ये आगे आ जाएगा। यहाँ देखिए दक्षिण भारत के कुछ रामसर साइट्स हैं। देखिए आर्द्र भूमि तो भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन रामसर के जो संधि हुआ था उसके मानकों को पूरा करने वाले जो आर्द्र भूमि हैं ओनली 42 हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ रामसर साइट्स हैं। यह देखिए जो भी मैप हो या आंकड़े हो ये भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के वेबसाइट से लिए गए हैं। ठीक है, आप भी देख सकते हैं वहाँ पर। जो आपका जो पहला है असम कंजर्वेशन रिजर्व है उत्तराखंड में, ये है। ये वास्तव में इसलिए मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि यह 21 जुलाई 2020 को बना है, लेटेस्ट है। ठीक है, 21 जुलाई 2020। एक जो बना है आपका 22 जुलाई 2020 को, यह लोनार लेक। ठीक है, और उसके बाद जो है एक जो आपका है कावर ताल वेटलैंड है, यह भी 21 जुलाई 2020 को बना है। इस 3 पर विशेष ध्यान रखिएगा। जो पुराने वाले हैं 81 वाले, वो भी इसी पेज में हैं, उस पर भी ध्यान रखिएगा। पहला और अंतिम 4, ठीक है, इतना याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 17 नवंबर 2020 को तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और 21 अगस्त 2020 को सूर सरोवर। तो 4 बता दिया मैंने, जिसमें से एक बिहार का भी था। तो इन चारों को याद कर लीजिएगा, और शुरू वाला जो 2 है चिल्का और केवलादेव, उसको याद कर लीजिएगा। इतना काफ़ी है, टोटल नंबर याद कर लीजिएगा। चलिए IUCN के बारे में जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना जो हुआ है 5 अक्टूबर 1948 को, और हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। क्या काम है इसका? खतरे में पड़े प्रजातियों का रेड लिस्ट जारी करता है। ध्यान रखिएगा, रेड लिस्ट जो होता है उसका कलर अक्सर पूछ दिया जाता है कि कौन सा कलर होता है, तो उसका कलर जो होता है गुलाबी होता है। ठीक है, रेड लिस्ट
कब से जारी हो रहा है? 1964 से जारी हो रहा है। ऐसे तो इसमें कुल 7 श्रेणियां रहती हैं रेड लिस्ट की, लेकिन उसमें 3 प्रमुख हैं, जिसमें एक्सटिंक्ट यानी कि पूरी तरह से गायब हो चुका है, उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है एशियाटिक चीता। दूसरा जो है खतरे में यानी कि इंडेंजर्ड, इसमें लाल पांडा, बंगाल टाइगर, डॉल्फिन, एशियाई हाथी समाप्त तो नहीं हुए हैं, एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन खतरे में हैं। तीसरा जो है आपका नियर थ्रेटन्ड यानी कि खतरे के करीब, इसमें बहुत सारे शामिल हैं, ठीक है, जो खतरे के करीब हैं। चलिए, भारत और पर्यावरण संरक्षण, ऊपर के जो आपके तापमान में वृद्धि 2 डिग्री 1.5 डिग्री हो चुके हैं, पेरिस COP22, ठीक है, COP21 सॉरी। भारत और पर्यावरण संरक्षण 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरियो तो 1992 में हुआ था, 72 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसके बाद जो गठन आपका हुआ था यूनेप का, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन एक अभिकरण के रूप में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो इससे जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आई और 1976 में संविधान में संशोधन किया गया और 2 नया आर्टिकल जोड़ा गया, 48A और 51A का जी, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है 51A का जी। देखिए 48A में क्या जोड़ा गया था, पर्यावरण सुरक्षा और उसमें सुधार, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं 51A का जी में क्या जोड़ा गया। 51A का जी जो है मौलिक कर्तव्य है, इसमें कहा गया है कि नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और जीवों के प्रति दया का भाव रखें, ठीक है। अब चलिए 2 नंबर में हम लोग देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में कौन कौन सा कानून है, ठीक है। पहला जो है जल प्रदूषण कानून 1974, उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, फैक्ट्री एक्ट 1948, वायु प्रदूषण कानून 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 1972, सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1995, जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। और ये जो है आपका जल प्रदूषण कानून और वायु प्रदूषण कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये तीनों जो है मुख्य परीक्षा में भी आपको पढ़ना है, जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में। चलिए कुछ प्रमुख पर्यावरण पुरस्कारों के बारे में जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार गोल्डमैन पुरस्कार है पहला, इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ऐसे तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार और कई हैं, ठीक है, गोल्डमैन को भी कहा जाता है। भारत के मेधा पाटेकर को 1992 में मिल चुका है और कुल जो है 6 लोगों को भारत का मिल चुका है। और हाल ही में अगर देखा जाए तो 2017 में प्रफुल्ल सामंतरा को दिया गया है, ठीक है, गोल्डमैन पुरस्कार। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, इसमें जो है 10 लाख स्वीडिश क्रोम दिया जाता है। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। 2019 में जो प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज थीं जिन्हें मिला था वो ग्रेटा थनबर्ग। अब आते हैं टॉयलर पुरस्कार पर, यह है $2 लाख का, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा दिया जाता है, 1973 से दिया जा रहा है। ये जो याद नहीं कीजिएगा कब से दिया जा रहा है, सब बाद में कर लीजिएगा। 2020 का पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के लिए दिया जाता है, क्योंकि इसमें एक इंडियन को मिला, पवन सुखदेव को, ठीक है। किनके साथ मिला? ग्रेटचेन डेली के साथ मिला, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पवन सुखदेव इम्पोर्टेंट है। आइए ग्लोबल 500 पुरस्कार, इसका नाम जो अब हो गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। ये जो पुरस्कार है ग्लोबल 500, ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनेप के द्वारा, ठीक है। 2005 से इस पुरस्कार का नाम चैंपियन ऑफ द अर्थ हो चुका है। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार किसके क्षेत्र में है? पर्यावरण के क्षेत्र में है। अगर भारत के लोगों की, प्रमुख लोगों की बात की जाए जिन्हें मिला है, तो 2016 में फिरोज शाह को मिला था, वो इंडिया के हैं। और 2018 में नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। किनके साथ मिला था नरेंद्र मोदी को? तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो जो उस समय थे, उनके साथ मिला है। अब वर्ष 2020 का पुरस्कार जो है फिजी के राष्ट्रपति फ्रैंक बैनिमरामा को मिला है, फ्रैंक बैनिमरामा। चलिए गोल्डन पांडा पुरस्कार, इसे भी ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, इंग्लैंड की एक संस्था के द्वारा दिया जाता है। संस्था का नाम जो है वाइल्ड लाइफ चैरिटी कंजर्वेशन। इंडियन को नहीं मिला है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम जानिए। सासाकावा पुरस्कार,
ये भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही दिया जाता है, $5000 का। तो ये प्रत्यक्ष रूप से तो पर्यावरण से नहीं संबंध रखता है, लेकिन आपदा न्यूनीकरण के लिए दिया जाता है कि जो आपदा को कम से कम करने में जिनका योगदान रहा है, जिस संस्था का या व्यक्ति का, उन्हें दिया जाता है। 1986 से शुरू हुआ था। 2019 में यह जो है प्रधानमंत्री मोदी को मिला और उनके सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा को संयुक्त रूप से मिला। एशडेन पुरस्कार, एशडेन, इसे भी ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। लंदन की एक संस्था के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। एक जो पर्यावरण क्षेत्र का पुरस्कार है व्हिटली पुरस्कार, इसे भी ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटेन की एक संस्था के द्वारा इसे दिया जाता है। जो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है सभी को ग्रीन ऑस्कर कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका 3 महादेशों के लिए ही यह पुरस्कार है, व्हिटली पुरस्कार। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के लिए नहीं है। 2015 और 2017 में यह पुरस्कार भारतीयों को मिल चुका है। 2017 में संजय और पूर्णिमा 2 व्यक्तियों को मिल चुका है। इससे पूर्व जो गोल्डमैन पुरस्कार थे या गोल्डन पांडा पुरस्कार थे या एशडन पुरस्कार थे, उन्हें भी जो है ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। वे सारे जो है ब्रिटेन की संस्थाओं के द्वारा ही दिए जाते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। अब आइए हम लोग जानते हैं कुछ भारत में क्या क्या पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें पहला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987। ठीक है, यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। 1 लाख रुपये का पुरस्कार, हालांकि हर वर्ष देना संभव नहीं हो रहा है ये। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अलग है, ध्यान उसको जो है इसके साथ मैच मत कीजिएगा। बी नंबर जो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 से शुरू हुआ है, इसमें 2.5 लाख रुपये का इनाम दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार 1993-94 विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के संरक्षण हेतु। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1995 से शुरू हुआ है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो नई या स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार इसके अलावा है, और अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार। अगले पुरस्कार का नाम देख लीजिए, जानकी अम्माल राष्ट्रीय पुरस्कार 1999 से शुरू हुआ है, वर्गीकरण के सिद्धांत के लिए दिया जाता है। पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप 1978 में शुरू हुआ था, यह जैव विविधता संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगला जो है बीपी पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। ठीक है, ये दोनों फेलोशिप है, पुरस्कार नहीं है, यानी कि कुछ मनी दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में शोध करने के लिए। तो 1993 से फेलोशिप शुरू हुआ। बीपी पाल जैव विविधता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए यह फेलोशिप दिया जाता है। एक और फेलोशिप है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप 1995 से शुरू हुआ था। पक्षी, वन्यजीव और अन्य स्तनधारियों के संरक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। सलीम अली आप जानते ही हैं कि पक्षियों के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी, क्योंकि रामसर समझौता जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को, उसी के लिए मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। देखिए 22 3 बार है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, आइए अगला 8वां नंबर, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून, विश्व ओजोन परत दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है भी 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। चलिए यूनेप के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद जो है यह यूएनओ संयुक्त राष्ट्र यानी कि एक अभिकरण के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। इसका हेड क्वार्टर जो है नैरोबी में है और इसके हेड अभी हैं इंगर एंडरसन। थोड़ा सा मैंग्रोव के बारे में जान लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं आपके परीक्षाओं में। खारे पानी या फिर खारा और मीठा पानी मिक्स भी जहाँ पर है, लेकिन खारापन रहना चाहिए, वहाँ पर जो है मैंग्रोव पाए जाते हैं। उष्ण और उपोष्ण यानी कि लगभग गर्म क्षेत्र में ही ये पाए जाते हैं, समुद्र के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, भारत में मैंग्रोव
कि कुल 46 प्रजातियां हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव का क्षेत्रफल वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन में। ठीक है, यह पारिस्थितिकी की रक्षा के साथ साथ सुनामी वगैरह से रक्षा करता है। सुनामी का प्रभाव जो है बहुत कम हो जाता है मैंग्रोव के कारण। सुंदरी वृक्ष का नाम आप सुने होंगे सुंदरबन का। ठीक है, ये मैंग्रोव ही है, या केवाड़ हो गया, सारा मैंग्रोव में ही होता है। कुल क्षेत्रफल जो है मैंग्रोव का भारत में वह है 4975 किलोमीटर स्क्वायर। एवरेजली मान के चलिए 5000 किलोमीटर स्क्वायर जो है भारत में है। अब चलिए जानते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्थानों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, जो भी मैं नोट्स दे रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए। जिनको अगर पहले से याद है उसमें अगर कुछ नया मिलता है तो वो पढ़ जाइए। जिन्हें नहीं भी याद है वे आज भी रट सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कोशिश तो करना ही होगा। ठीक है, अगर 2 मई को एग्ज़ाम हो जाता है तो आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हैं। और अगर कम स्कोर होता है तो ऐसे भी नहीं होगा, इसलिए धुआंधार पढ़ करके जाइए, जितना ज़्यादा सकें पढ़ के जाइए। ठीक है, और अगली बार ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। जिनको भी लग रहा नर्वसनेस फील हो रहा नहीं सकेंगे, इस सब को दिमाग से निकाल के भरपूर मेहनत कीजिए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। चलिए, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। शुष्क वन मैंने एरिड जोन में होगा, मरुस्थल क्षेत्र में होगा। जोधपुर आप जान रहे हैं राजस्थान का है, इस ढंग से दिमाग लगा सकते हैं यहाँ। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। ठीक है, उष्णकटिबंधीय लिखा है, यानी कि कर्क रेखा के आसपास किसी शहर में इसका सेंटर रहेगा। जबलपुर, रांची, ये सब जानते हैं आप, कर्क रेखा पर है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, ये जोरहट में है। अब जानते हैं कि वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होता है उत्तर पूर्वी भारत में, तो जोरहट असम में है। ठीक है, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, देखिए हिमालय क्षेत्र में शिमला है। इस ढंग से थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो याद हो जाएगा। मैं जो भी संस्थान और ये जितने भी जानकारी दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, और इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके परीक्षाओं में आ जाएंगे। चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। वन अनुसंधान केंद्र जो है हैदराबाद में है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालयन संस्थान जो है अल्मोड़ा में है। देखिए ये भी हिमालयन है तो उत्तराखंड में है अल्मोड़ा। ठीक है, वहाँ पर भी शिमला में एक आया था। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र साउथ इंडिया में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वन प्रबंधन संस्थान ये परीक्षाओं में आता रहता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में, देहरादून वाला को स्पेशली कर लीजिएगा 2-4 ठो, है ना। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण का जो नोट्स था वो समाप्त होता है। चलिए हम लोग क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं। इसे भी मैं संक्षिप्त में ही बता रहा हूँ, हालांकि मुख्य परीक्षा का विषय है। और इसके बाद जैव विविधता का क्लास जो है आपका कल होगा। जो क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु में परिवर्तन, देखिए एक तो ये आपका प्राकृतिक रूप से होता ही आया है, लेकिन प्राकृतिक रूप से होने वाला कोई भी परिवर्तन और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है और अत्यंत धीमा होता है। लेकिन 18वीं सदी के अंत में जो औद्योगिक क्रांति हुआ उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो है क्लाइमेट में चेंजिंग देखने को मिला है, जलवायु परिवर्तन में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर वो तो बता ही दिया मैंने, पर मानव के हस्तक्षेप से जलवायु को भारी नुकसान हुआ है। पृथ्वी, अब ग्रीन हाउस गैस को समझ लीजिए। अब जानते हैं कि सौर विकिरण यानी कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो पृथ्वी को पहले गर्म करता है, उसके बाद पृथ्वी से हमारा जो है वायुमंडल गर्म, डायरेक्ट वायुमंडल गर्म नहीं होता है। ठीक है, पृथ्वी आगे गर्म होता है, फिर वायुमंडल गर्म होता है। अगर वायुमंडल नहीं रहता तो जो भी सूर्य से लाइट आता, ठीक है, वो एट ए टाइम गर्म करता और रात शाम जैसे ही होता फिर ठंडा होने लगता पृथ्वी, जैसा कि दूसरे प्लैनेट्स होते हैं, चाहे आपका वेनस हो या आप मरकरी हो या आपका मार्स हो, कोई भी प्लैनेट। ठीक है, और रात को अत्यंत ठंडे हो, यहाँ तक कि चंद्रमा भी रात को बहुत ठंडा, दिन में बहुत गर्म धूप पड़ते समय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल में जो कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में आ जाता है कि निम्न में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है,
उसमें एक आपका जलवाष्प भी रहता है, ठीक है, वो होता है ग्रीन हाउस गैस। अक्सर लोग कंफ्यूज होकर जलवाष्प को उत्तर में मार देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, जलवाष्प है, ठीक है, ये सारा जो है ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में माने जाते हैं। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में इनका एक खास परसेंटेज होता है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से जो सूर्य से आता है आपका लाइट एनर्जी, तो जब उष्मा देता है पृथ्वी को, हीट एनर्जी में बदलता है, तो सारा का सारा नहीं जा पाता है, कुछ रह जाता है, इन्हीं गैसों के द्वारा वायुमंडल में रोक दिया जाता है। लेकिन जो आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है, अब वो 0.03% से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ऊष्मा को ज़्यादा रोकने लगेगा, तो वही जो होता है पृथ्वी को ज़्यादा गर्म करने लगता है, और ये इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता। देखिए, अगर नॉर्मल परसेंटेज रहता कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का या आपका ओजोन का, तो जो है आपका ज़्यादा नहीं रोकता, लेकिन परसेंटेज जब बढ़ता है तो ज़्यादा रोकने लगता है, तो पृथ्वी गर्म होने लगता है, तरह तरह की ग्लोबल वार्मिंग से समस्याएं आने लगती हैं, ठीक है, बर्फ़ पिघलने लगता है, आपके स्किन्स पर में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का विषय है, इस सेक्शन का विषय नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या शामिल होते हैं, इन्हें GHG भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस, और इसका जो सर्वाधिक वर्तमान में पृथ्वी पर उत्सर्जन हो रहा है वो भारत में स्पेशली, वो जो आपका थर्मल पावर स्टेशंस हैं वहाँ से हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या योगदान। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, जो ओजोन का लेयर है उसको नष्ट करता है, ठीक है, और इसके कारण परावैंगनिक किरणों का जो है इफेक्ट पड़ सकता है, जो बैड इफेक्ट पड़ता है। जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है, और कहाँ से सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं, तो ताप विद्युत संयंत्रों से निकलते हैं, दोनों को याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा कौन सा स्थान है, तो मीथेन का है, ठीक है, ये आपका गौशाला से निकल सकता है, धान से निकल सकता है, सड़ता हुआ धान से, ठीक है। CFC से ओजोन परत को नुकसान होता है, और O3 जो लिखा हुआ है नीचे, जो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स ओजोन। चलिए, जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो वैश्विक उष्णता, उसकी चर्चा मैंने अभी की। वर्षा के पैटर्न में बदलाव, कहीं बहुत अधिक वर्षा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, जहाँ जैसा पहले नहीं होता था। समुद्र जल स्तर में वृद्धि, क्यों वृद्धि होगा, क्योंकि बर्फ पिघलेगा गर्मी से। वन्य प्रजातियों का नुकसान हो सकता है, बहुत सारे प्रजातियों का, वन प्रजातियों के साथ साथ जो है फसलों की प्रजातियों का भी भारी नुकसान हुआ है। जंगलों में आग लग सकती है अत्यंत गर्मी से। एक जो है आपका कोरल नष्ट हो जाता है गर्मी से, ठीक है, कोरल मनी जो आपका समुद्र में होता है, जिसे समुद्री वर्षा वन भी कहते हैं कोरल को। कई नई बीमारियों का जन्म हो सकता है। गेहूं की पौष्टिकता में कमी देखी गई है, गेहूं और मक्का के उत्पादन में कमी देखी गई है, और बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको मुख्य परीक्षा में पढ़ने हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है। जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए किए गए वैश्विक प्रयास। जलवायु परिवर्तन के आकलन हेतु कि जलवायु क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे शॉर्ट में IPCC कहा जाता है, का गठन किया गया। IPCC जो है एक संस्था है जो जलवायु परिवर्तन का आकलन करती है और अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इसका गठन जो है स्पेशली 1988 में किया गया था, और इसके योगदान के कारण 2007 में इसे नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को। इनेप के आ जाइए, UNEP की स्थापना 1972 में हुई, और WMO की स्थापना 1988 में हुई, ठीक है। WMO यानी कि विश्व मौसम संगठन, तो इसका चर्चा पहले हो ही चुका है इनेप का, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन में भी इसका जो है आपका योगदान रहता है, उससे संबंधित जो संरचनात्मक उपाय करने हैं। UNFCCC ठीक है, कि वार्षिक बैठक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से जाना जाता है, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि प्रत्येक देश जो हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया है वे बैठेंगे प्रत्येक वर्ष, उसी को कहा गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो COP
जो पहला बार आपका शुरू हुआ था वो 1997 में शुरू हुआ था, और जो कोप 21 था वो पेरिस संधि था 2015 का, ठीक है। और कोप 25 जो हुआ वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। कोप 26 जो होने वाला था 2020 में ही होने वाला था ब्रिटेन के ग्लासगो में, लेकिन कोप 26 जो है ग्लासगो में ही होगा, इसी वर्ष होगा 21 में। और पेरिस वाला मैंने अभी चर्चा कर ही दिया। भारत का क्या प्रयास रहा है ग्लोबल जो आपका क्लाइमेट चेंज है उससे बचने के लिए? तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, 2008 में शुरू हुआ था। इसके 8 मिशन हैं, जिसमें 2 प्रमुख मिशन हैं, राष्ट्रीय सौर मिशन और जल मिशन। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, भारत और फ्रांस की पहल से हुआ है और बहुत सारे देश इसके धीरे धीरे सदस्य बनते जा रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर भी भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। और यह जो पेरिस का जो सम्मेलन चल रहा था ना कोप 21, तो उसी समय जो है 2015 में इसकी शुरुआत करने की जो है भारत और फ्रांस के बीच सहमति हुई थी। इसका उद्देश्य जो है 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा वैश्विक स्तर पर प्राप्त करना, 1000 गीगावाट, और इसके लिए $1000 बिलियन का भी निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, ओजोन गैसों के उत्सर्जन को कम करना 87 में तो हुआ था, लेकिन लागू हुआ 1989 में। भारत भी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए कई तरह के वैकल्पिक उपायों पर कार्य कर रहा है, ठीक है। देखिए CFC का अर्थ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होते हैं, ओजोन परत को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। CFC का प्रयोग जो है AC, फ्रिज इत्यादि में जो जिस डिवाइस से आपको ठंडक मिलती है उन जगहों पर जो है आपका प्रयोग किया जाता है। तो काम भी नहीं रुके, यानी कि जो भी आपका डिवाइस है उसका निर्माण भी होते रहे और CFC का प्रोडक्शन भी कम हो, इसीलिए CFC के बदले कुछ विकल्प के तलाश किए गए हैं, उसी का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अर्थ ओवरशूट डे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। देखिए अर्थ ओवरशूट तो 2021 के लिए नहीं आया है, इसलिए अभी इम्पोर्टेंट आपका 2020 है। मान लीजिए कि आपको दिया गया है 100 रुपये, आपको चलाना है पूरा वर्ष भर, और आप जो है उसे अगस्त माह में ही ख़त्म कर दे रहे हैं, सितंबर में ही ख़त्म कर दे रहे हैं। उसी ढंग से जो संसाधन निर्धारित है कि इस वर्ष पृथ्वी का संसाधन मानव के द्वारा इतना ही प्रयोग करना है, लेकिन जितना प्रयोग करने का लक्ष्य दिया गया है वो जो है अगस्त में ही ख़त्म हो जा रहा है। पहले ये नवंबर दिसंबर तक चला करता था, लेकिन उपभोगवादी संस्कृति के कारण अब यह संभव नहीं हो पा रहा। तो वर्ष 2020 को जो कब संसाधन पूरा समाप्त हो गया, तो यह समाप्त हो गया 22 अगस्त को। तो अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाएगा? 22 अगस्त को। अर्थ आवर, ठीक है, एनर्जी को बचाने के लिए। तो यह जो है आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इससे तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया था, WWF के द्वारा। मार्च के अंतिम शनिवार को ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गया है। मार्च के अंतिम शनिवार को ही मनाया जाता है। तो वर्ष 2020 में जो है 28 मार्च को मनाया गया था, और वर्ष 2021 में जो है यह 27 मार्च को मनाया गया था। इसमें क्या किया जाता है? रात 8:30 से 9:30 तक जो है बिजली को बंद कर दिया जाता है। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल पर आते हैं। हरित गैस के उत्सर्जन को कम करना और कार्बन क्रेडिट से संबंधित इसमें समझौते हुए थे। कार्बन क्रेडिट का अर्थ है कि जो भी देश कम करते हैं कार्बन का उत्सर्जन तो उन्हें क्रेडिट मिलता है, समझ गए ना, यानी कि उनके खाते में जमा कर दिया जाए कि इतना जो है आपने कार्बन बचाया है, और वो चाहे तो किसी देश को बेच सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऑस्ट्रेलिया है देश, मान लीजिए उसने कार्बन का, उसको अधिकार था कि वो 100 टन कार्बन जो है उत्सर्जन कर सकता है। उसने कितना किया? 10 टन ही उत्सर्जन किया, तो 90 जो है उसका कार्बन क्रेडिट हुआ। वो चाहे तो उस 90 टन कार्बन को बेच सकता है। किसको बेच सकता है? जो ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देश हैं जिनका कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 90 टन कार्बन
का क्रेडिट खरीद लेंगे और बदले में पैसा का भुगतान जो है ऑस्ट्रेलिया को कर देंगे। हालांकि इसको बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो भी औद्योगिक देश हैं वो तो चाहेंगे कि कुछ भुगतान करके कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन करने का अधिकार जो है उन्हें मिल जाए, ताकि उनका उत्पादन जो है प्रभावित नहीं हो। आशा है कि आप लोग कार्बन क्रेडिट को समझ गए होंगे। ये जो संबंध रखता है कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल से ही। अंतिम आइए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? तो इसका स्थान जो रहा 168वां, बहुत ही बुरा सिचुएशन है। पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है। इस प्रकार आज का क्लास समाप्त होता है। कल जो है आपको जैव विविधता के क्लास दिए जाएंगे, इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।